नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गाइडेंस में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आधुनिक भारत कक्षा 8 के लिए बिहार बोर्ड की बुक में आज का जो टॉपिक है वो हमारा होने वाला है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में अंग्रेज के शासनकाल के दौरान बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक बदलाव आए और कुछ बदलाव किसके द्वारा उनका इनिशिएशन शुरुआत किया गया था। इसमें हम अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ शिक्षा से रिलेटेड बातें, कुछ कुरीतियाँ जो हमारे समाज में थी उनके से रिलेटेड बातें और उनमें जो सुधार आया उनके बारे में बातें करेंगे। तो 19वीं सदी में भारत के इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान और पुनर्जागरण हुआ, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चीज़ों को, खासकर छुआछूत, सती प्रथा, रूढ़िगत परंपराएं, रूढ़िगत जो पहले से चलती आई रहती है परंपराएं, उन परंपराएं रीति रिवाज को समाप्त करने की कोशिश की गई। मीन्स अगर उनमें कुछ कुरीतियाँ थी तो उन्हें समाप्त करने की कोशिश की गई। 19वीं शताब्दी में प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन किया गया और स्पेशली हम लोग जितना जानते हैं कि पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ। पश्चिमी शिक्षा से फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। कहते हैं ना कि अगर आप हिंदी को बहुत पॉपुलर करना चाहते हैं वर्ल्ड में तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है या अदर लैंग्वेज आना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ अगर हिंदी जानेंगे तो लोगों को समझा नहीं पाएंगे हिंदी। आप हिंदी के साथ कोई फॉरेन लैंग्वेज जानेंगे तब आप हिंदी का भी प्रचार कर सकते हैं। यही है कि पश्चिमी शिक्षा का कुछ फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने जो आप कह सकते हैं अपने कंट्री के अलावा दूसरे जगह का जो कल्चर था उसके बारे में जाना, उनकी अच्छाइयों को स्वीकारना शुरू किया और हमारे समाज में कुछ अगर बुराइयां हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयास किया, ठीक है। तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करें तो अंतिम चरण में यूरोपीय विद्वानों ने भारत के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन आरंभ किया। 19वीं शताब्दी में अनेक यूरोपीय विद्वान आए और उन्होंने अध्ययन किया और प्रशंसा भी की, ठीक है। और हमारे सभ्यता के प्रति इससे भारतीय लोगों को अपने सभ्यता के प्रति अभिमान हुआ कि लोग तारीफ कर रहे हैं और धार्मिक समाज सुधार आंदोलन को बढ़ावा मिला। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य सीमित रहा। शिक्षित करने का मतलब अंग्रेजों के लिए बस इतना था कि आपको हम इसलिए शिक्षित कर रहे हैं कि आप हमारे अंग्रेज में आप रक्त मांस से भारतीय हों और खान पान और विचार से अंग्रेज हो, मतलब आपको अंग्रेज बनाने के लिए शिक्षित कर रहे हैं। आप मेरे यहाँ कलर का काम लोग कर लो, आप मेरी भाषा समझ लो, आपको जो कहे वो बात मान जाओ और सोचो कि यही शिक्षा का महत्व है, इसीलिए वो शिक्षा का प्रसार कर रहे थे। विश्वविद्यालय वगैरह खुली, आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय खुली और इलाहाबाद में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, पंजाब में की गई और इंडियन एजुकेशन सर्विस नाम की एक नई सेवा आरंभ की गई। फिर भी 20वीं सदी के आरंभ तक आप देखेंगे कि हमारे भारत में 90% लोग निरक्षर थे, ठीक है। मतलब कॉलेज की संख्या, स्कूल की संख्या तो बढ़ी लेकिन फिर भी निरक्षर थे, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन आप नहीं दीजिएगा और हायर एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने ज़्यादा ध्यान हायर एजुकेशन पे दिया। स्कूल कॉलेजों की संख्या तो बढ़ाई लेकिन प्राथमिक शिक्षा पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि प्राथमिक शिक्षा के स्थान पर हाई स्कूल और कॉलेजों को अधिक विस्तार किया। तो ये जनरल प्लानिंग थी कि कुछ ही लोग पढ़ पाएँ, कुछ ही लोग जुड़ पाएँ, इसी का ये प्रयास था। चलिए अगले। अब शिक्षा को जब बढ़ावा मिला तो शिक्षा का एक बैड इम्पैक्ट अंग्रेजों के नज़र में और हमारे नज़र में गुड इम्पैक्ट दिखा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद। इसमें ज़्यादातर बुद्धिजीवी वकील लोग रहते थे, ठीक है, और उन्हें हर चीज़ सही गलत का नॉलेज होने लगा। और जब इंसान को सही गलत का नॉलेज होने लगेगा तब उसके अंदर विरोधाभास आता है। जब अंग्रेज आया तो शुरू में हर चीज़ को बोलता कि आप यही गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है, ऐसे रहा नहीं जाता है, ऐसे जिया नहीं जाता है। तो लोगों को लगा हम लोग सही में बहुत गड़बड़ है। लेकिन जब उन्होंने सही गलत की पहचान की, शिक्षित होने लगे, तो वो विरोध करने लगे और तब अंग्रेजों ने शिक्षण संस्थानों पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया।
और इस बीच हमारे बहुत सारे समाज सुधारक जिन्होंने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूलों की स्थापना की। भारत के निजी प्रयत्नों में अनेक महाविद्यालय स्थापना की गई। बनारस और अहमदाबाद में विद्यापीठ की स्थापना की गई। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की। मतलब और गांधी जी की भी विचार तो रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में विश्व भारती और गांधी जी के भी वर्धा कमीशन, या आप कह सकते हैं शिक्षा, उनका जो दर्शन था उसमें भी उन्होंने 6 से 10 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और इन बार शिक्षा की बात की गई। अभी के लिए ये 6 से 14 वर्ष हो चुकी है। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर भी 1947 में भारत में मात्र 24% पुरुष और 10% महिलाएं ही साक्षर थी। शिक्षा की प्रवृत्ति और प्रभाव के बारे में बताएं तो भारत में सर्वांगीण विकास नहीं करना था, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट की कोई बात नहीं कर रहे थे। उनका शिक्षा का प्रसार का मतलब था भारत में विचारधारा में परिवर्तन लाए, अंधविश्वास वगैरह दूर हो जाए, और जो भी पादरी वगैरह क्रिश्चियन लोग थे वो हिंदू धर्म की बहुत आलोचना करते थे। पश्चिमी विज्ञान, मानवता युग, युक्तपूर्ण और वैज्ञानिक सुधारकों ने प्रभावित किया और रीति रिवाज परंपरा पे लोग तर्क करने लगे, तराजू में तोड़ने लगे कि ये सही है तो क्यों सही है, ये गलत है तो क्यों गलत है, और ये सारी चीज़ों को लोग डिस्कस करने लगे। 19वीं शताब्दी में भारत में अनेक सुधारवादी आंदोलन है। 19वीं शताब्दी मतलब 1800 से 1900 तक में जो होता है, 19वीं शताब्दी में बहुत सारे आपके आंदोलन आरंभ हुए जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि प्रमुख थे। राजा राम मोहन राय धार्मिक और सामाजिक आर्थिक आंदोलन के अग्रदूत थे। अग्रदूत मतलब सबसे पहले शुरुआत किया। इनका जन्म पहले हुआ तो पहले ही शुरुआत करेंगे। 1774 के राधानगर गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बड़े विद्वान थे, बहुत सारी भाषाएं जानते थे, बहुत सारे धर्म ग्रंथों को भी अध्ययन किया था, और उनके अध्ययन के बाद उन्होंने बहुत सारे हिंदी, बंगाली, फारसी समाज सुधार के लिए समाचार पत्र निकाले। राजा राम मोहन एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने बहुत सारा काम किया, खासकर ये काम जो है उनका कि आप देख सकते हैं कि सती प्रथा, बहुविवाह, मतलब छुआछूत, इन पे उन्होंने बहुत वर्क किया। और उनके आग्रह पर 1829 में एक फेमस कोर्ट है, लॉर्ड विलियम वैटिन ने आप कह सकते हैं सती प्रथा समाप्त कर दी। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ें तो अगले पेज में हम लोग राजा राम मोहन मूर्ति पूजा के आलोचक थे। 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा और 30 में 2 साल बाद ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्वेश्चन भी आता है ब्रह्म समाज के स्थापक कौन है। वेदों उपनिषदों को बांग्ला में अनुवाद किया, लोगों को अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला, और पूर्व और पश्चिम के बीच समन्वय मतलब दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित किए। वे स्वतंत्रता के भी समर्थक थे, न्याय क्षेत्र में सुधार की मांग की, और सरकारी सेवाओं में उच्च पदों में भारतीय की नियुक्ति हो, इस पर भी डिस्कस किए। एक विश्व उन्होंने एक डिमांड किया कि वर्ल्ड में, जो अभी जैसे आप कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, उन्होंने उस समय डिमांड की थी कि विश्व में कांग्रेस की सुझाव दिया जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़े पे एक निर्णय ले सके। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह ने दी थी, राजा की उपाधि, और अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा था, और इंग्लैंड में ही उनकी 1833 में मृत्यु हो गई। अब दूसरे आते हैं ब्रह्म समाज। मतलब ब्रह्म समाज में तो राजा राम मोहन राय ही इनको ढूंढे, मतलब इसको शुरू किए, लेकिन उनके बाद आप कह सकते हैं उनके मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने अंतर्जातीय विवाह और पुनर्विवाह का समर्थन किया। फिर राजा राम के जो शिफ्ट होता है, उनका स्लॉट खत्म होता है, तो 1820 में बिहार में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ। ये कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। उनकी विद्वता के कारण उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई, मतलब वो बहुत विद्वान थे, इन्हें उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। ठीक है, वे दयालु परोपकारी थे। उन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी में 50 पुस्तकें लिखी। वे नारी शिक्षा के समर्थक थे। वो चाहते थे कि नारी भी शिक्षित हो, नारी घर में ही ना रहे, शिक्षित हो, और बहुत 50 बालिका विद्यालय की स्थापना की, 101 विद्यालय की स्थापना की। शिक्षा विभाग में वो इंस्पेक्टर भी बने थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने हिंदू समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने विधवा विवाह को चालू किया। उन्होंने विधवा चालू करने के विशेष प्रयत्न किए। ठीक है, मिलते आगे।
उन्हीं के प्रयत्नों से 1856, जस्ट आप कह सकते हैं 1847 से पहले 1856 में आपको मिलेगा विधवा पुनर्विवाह का एक कानून बना। एक उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को एक विधवा से विवाह करवाया। उनकी जीवन की बहुत सारी घटनाएं हमारे लिए आदर्श है। 1891 में उनकी मृत्यु हो गई। ये बात आप याद रखें कि विधवा विवाह के प्रति ज़्यादा अग्रसर ये हैं। सती प्रथा, बाल विवाह को रोकने के लिए और विधवा पुनर्विवाह में उधर राजा राम मोहन राय भी एक्टिव थे। अब आते हैं एक और समाज आई जिसका नाम प्रार्थना समाज है। इसे क्वेश्चन जनरली मैच द फॉलोइंग लास्ट में दी हुई थी, तो मे भी क्वेश्चन इधर से भी कैरी हो सकता है कि उनमें से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई जिनके प्रमुख सदस्य महादेव गोविंद रनाडे, ये वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बम्बई में की गई थी, और नारायण चंदावरकर थे। और ये भी थे छुआछूत में विश्वास नहीं रखते थे, जातिवाद में विश्वास नहीं रखते थे, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया, मतलब यहाँ पे प्रोत्साहित किया। सेम ही चीज़ें थी थ्योरी इनकी भी। दयानंद और आर्य समाज। अब आते हैं आर्य समाज। आर्य समाज जानते हैं कि एक अभी भी बहुत ही बड़ा एक समाज है जो मूर्ति पूजा को लेके कहा जाता है कि शुरू में आप पहले जान लीजिए दयानंद सरस्वती जो 1824 में गुजरात में उनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण परिवार में, बचपन में उनका नाम मूल शंकर था। एक अच्छे बालक थे, होनहार थे, लेकिन एक बार अपने पिता से मूर्ति पूजा के लिए को लेकर मतभेद हो गया और वो घर छोड़कर सन्यासी बन गए। फिर उन्होंने गुरु विरजानंद, अभी भी इनको गुरु माना जाता है, उनसे दीक्षा ली और 1883 में स्वामी जी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने हिंदू समाज में अनेक जो कुरीतियाँ थी, जैसे छुआछूत, अंधविश्वास थी, उन पे वो जोर दिए। और उनका एक नारा भी है, ये क्वेश्चन भी आता है कि वेदों की ओर लौटो, किन्होंने कहा। तो अक्सर लोग दयानंद और विवेकानंद में कंफ्यूज हो जाते हैं। वेदों की जब भी बात आएगी तो आप दयानंद सरस्वती की बात करेंगे, क्योंकि ये वेद आधारित शिक्षा, वेदों को अभी भी इनकी जो स्कूल है DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक, वेद पे आधारित शिक्षा अभी भी पूरे भारतवर्ष में चलती है। वेद पे आधारित शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन वैदिक धर्म और समाज सुधार में अर्पित किया। स्वामी जी हिंदू धर्म और समाज की कुरीतियों को समाप्त कर शुद्ध वैदिक समाज की स्थापना करना चाहते थे। जहाँ जहाँ स्वामी गए उन्होंने पंडों और पुजारियों के ढकोसले की पोल खोली। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कहा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई, ये सारा क्वेश्चन, और किसने की, ये सारा चीज़ आता है। और आर्य समाज में कितने नियम हैं? 10 नियम हैं। पहला नियम जो है वेदों के अध्ययन से है, और बाकी सब मॉरल वैल्यू क्या होना चाहिए इंसानों में, उससे रिलेटेड है। इनकी आप कह सकते हैं पुस्तकों में एक प्रमुख पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, ये भी है। 41 पुस्तक लिखी जिनमें प्रमुख पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब में आर्य समाज तेजी से प्रसार हुआ। सन 1883 में स्वामी जी की मृत्यु हो गई। धर्म सुधार के अलावा समाज सुधार में भी बहुत सारे कार्य किए। घूम घूम कर छुआछूत, जात पात, बाल विवाह, बहु विवाह, स्त्रियों की निरक्षरता जैसी चीज़ों पे उन्होंने वर्क किया। उस चीज़ों को प्रमोट करते थे कि ये सब चीज़ खत्म हो जाए और समाज में बदलाव आए। आर्य समाज ने अनेक विधवा विवाह भी करवाए। ठीक है। आर्य समाज ने शिक्षा के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। आर्य समाज ने अनेक विद्यालय और दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कॉलेजों की स्थापना की। इनमें से लाहौर के DAV कॉलेज में पंजाब के शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई। दयानंद सरस्वती स्वतंत्रता और स्वराज के भी समर्थक थे। उनमें आप कह सकते हैं कि जो हमारे लाला लाजपत राय, श्रद्धानंद और हंसराज जैसे नेता हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाए, वो आर्य समाज के ही अंदर में ही विश्वास रखते थे। अब विवेकानंद और रामकृष्ण, ठीक है, आप आर्य समाज से अब आ जाइए डायरेक्ट। रामकृष्ण परमहंस की 19वीं शताब्दी में भारत के महान साधक संत थे। आप कैसे, उनका जन्म गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ और कलकत्ता का जो फेमस टेम्पल है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, वहाँ के वो पुजारी थे। वे सभी धर्मों को ईश्वर के पाने के अलग अलग रास्ते पे यकीन रखते थे और उन्हें सुनने वाले लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। आप कह सकते हैं कि वो धर्म सुधारकों में रामकृष्ण परमहंस ने धार्मिक चर्चा और उनसे प्रेरणा प्राप्त की। ठीक है, बहुत सारे धर्म सुधारकों ने
रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों के प्रचार के लिए उनका प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद, यानी आप क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, पहला क्वेश्चन, या रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद का वास्तविक नाम हरेंद्र दत्त था। जन्म 1862 में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया, इंडियन और पश्चिमी कल्चर यानी वेस्टर्न कल्चर। रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर संन्यास ग्रहण किया और सन 1893 में शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा सारे विश्व में स्थापित की, मतलब हिंदू कल्चर को प्रमोट किए और सारे दुनिया में इस कल्चर की खूबियों को बताएं। उन्हें अमेरिका और यूरोप में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। अपने देश की दरिद्रता से दुखी थे। वो जानते थे कि अज्ञानता और कर्मण्यता को मानते थे इन सब का कारण। मिशन का मुख्य उद्देश्य सेवा करना था। शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने अनेक शिक्षण संस्थाएं खोली और मिशन द्वारा औषधालय और चिकित्सालय का निर्माण किया गया। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हो गई, ठीक है। फिर मुसलमानों में सुधारवादी आंदोलन की बात करें तो 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज में धर्म सुधार आंदोलन। मुगल साम्राज्य जब तक था उस समय मुसलमानों की बहुत प्रगति थी, लेकिन मुगल साम्राज्य जाने के बाद अवनति होने लगी, मतलब डिक्रीज होने लगे। उनमें तो महिलाओं को शिक्षा में तो बिल्कुल नहीं जोड़ा जाता था और उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने मुस्लिम समाज को सुधारना चाहा। वे थे मौलवी चिराग अली। सबसे पहले ये मौलवी चिराग अली आए। उन्होंने प्रयत्न किया कि मुस्लिम अपने लिए अंग्रेजी व्यवस्था में उचित स्थान प्राप्त करें। वे चाहते थे मुस्लिम स्त्रियों को भी समाज में उचित स्थान मिले। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में के प्रमुख सुधारकों में सरकार का सहयोग प्राप्त करना चाहा। नवाब अब्दुल लतीफ़ ने सन 1863 में कलकत्ता में मुस्लिम साहित्य सभा की स्थापना की। बंगाल के मुसलमान शिक्षा के प्रसार के लिए सभा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद जो है मुसलमानों ने सर्वप्रथम सैयद अहमद बरेलवी धार्मिक सुधार आंदोलन आरंभ किया और आप कह सकते हैं ये आंदोलन जो है अरब के बहावी आंदोलन से प्रभावित था और इसे बहावी आंदोलन भी कहा जाता है। और ये इस आंदोलन का मुसलमानों पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब अंग्रेज़ ने पंजाब के ब्रिटिश इलाकों में शामिल कर लिया पंजाब को, तो बहावियों ने इसके विरुद्ध ज़बरदस्त आंदोलन किया था। अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को सख्ती से दबा दिया, जो उनकी आदत थी। अलीगढ़ आंदोलन की बात करें कि सर सैयद अहमद खां जो थे 1870 से 98 के बीच दिल्ली में एक प्रतिष्ठित मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ था। कुछ दिन तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी किए थे और 57 के विद्रोह के समय कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का उद्देश्य था मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और वैज्ञानिक विषयों के ज्ञान के प्रसार पर उन्हें आधुनिक युग के अनुकूल बनाना। सैयद अहमद खां उर्दू भाषा में अंग्रेजी की पुस्तक का अनुवाद कराया, अंग्रेजी सीखी। 77 में मुस्लिम युवकों ने उच्च शिक्षा का प्रसार करने के लिए अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। वे स्त्री शिक्षा विदेश भ्रमण के समर्थक थे। बहुविवाह, गुलामी प्रथा, पर्दा प्रथा के विरोध भी किया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी होने के बावजूद वे हिंदू और मुस्लिम एकता के समर्थक थे। राष्ट्र को दोनों को राष्ट्र का संतान मानते थे और दोनों समुदाय की प्रकृति और प्रेम को सपोर्ट करते रहते थे। सिख सभा की बात करें तो सिखों में समाज सुधारक और शिक्षा के प्रसार के लिए सिख सभा महत्वपूर्ण था। सिख सभा ने अमृतसर में 1892 में खालसा कॉलेज की स्थापना हुई। खालसा स्कूल की भी स्थापना हुई। कॉलेज और स्कूल ने गुरुमुखी प्रचार के लिए सिख धर्म ज्ञान तथा पंजाबी साहित्य के विकास में योगदान दिया। अब एक है कुरुकुड़ी वीरेशलिंगम। कुरुकुड़ी वीरेशलिंगम, ये आप नाम से भी पकड़ सकते हैं। दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में होगा। आंध्र के कट्टरपंथी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। वे नारियों की दुर्दशा से व्यथित थे। वे भी स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। साउथ के आपको मिलेंगे, एक आंध्र के और नारायण गुरु केरल के। नारायण गुरु 19वीं सदी में केरल के जातिवाद और छुआछूत की बुराइयां जटिल थी। अछूत मंदिर में नहीं जा सकते थे, इनमें उन्होंने रोल किया था, जिसमें उन्होंने आप कह सकते एक शिव मंदिर का भी निर्माण कराया था। अभी देखते हैं। उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था। केरल में समाज सुधार का काम बड़ा कठिन था। इस काम को करने के लिए संकल्प नारायण गुरु ने लिया था। 3 सितंबर 1854 में के निकट यमपति गांव में इजवा जाति के घर में उनका जन्म हुआ था
और उन्हें लोग प्यार से नानू भी कहते थे। नानू ने संस्कृत का अध्ययन किया, आयुर्वेद और ज्योतिष का भी अध्ययन किया था। समाज सुधार और अछूतोद्धार का यह काम 1888 में शुरू होकर जीवन पर्यंत 1928 तक चला। राष्ट्र कवि विश्व कवि आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर उनके अनेक कार्यों से प्रभावित होकर उनके आश्रम में उनके दर्शन के लिए आए थे। नारायण गुरु ने जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए पूरा जोर लगाया, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया और मलमी मीमांसा उन्होंने मलमी मीमांसा शीर्षक से कुछ श्लोक लिखे। मलमी मीमांसा मलयालम भाषा में है, इसलिए मलमी मीमांसा आप याद रख सकते हैं। बहुत सारा श्लोक भी लिखे। अब आते हैं सबसे ज़्यादा स्त्री शिक्षा पे अगर किन्होंने वर्क किया तो ज्योतिबा फूले, आप याद भी रख सकते हैं। स्त्री शिक्षा और अछूतोद्धार का काम किया। उनका मेन उनमें उनकी पत्नी सावित्री ने भी बहुत रोल किया। सबसे पहले उन्होंने इनको शिक्षित किया, फिर इनकी मदद से औरों को शिक्षित, स्त्री को शिक्षा से जोड़ने का काम वो किए। ठीक है। और ज्योतिबा फूले का नाम पहले आता है। 1827 में जन्म हुआ। जो बचपन से बुद्धिमान बालक थे, ज्योतिबा अपना संपूर्ण दलितों की सेवा में लगाया। उन दिनों स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी। स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के लिए 1854 में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। याद रखिएगा, भारत का पहला लड़कियों के लिए यानी गर्ल्स स्कूल। क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत का पहला जो गर्ल्स स्कूल था वो किसने खोला था, तो ज्योतिबा फूले ने खोला था। उनकी पत्नी सावित्री उनकी सहायिका बनी। तत्पश्चात दलितों से शिक्षा के लिए ज्ञान मंदिर खोला। आप कह सकते 73 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सभी जातीय धर्मों के लिए इसमें द्वार खोले गए। अब साहित्य का भी बहुत रोल है हमारे कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम में, और समाज के लिए भी। हमारे बहुत सारे जो विद्वान थे, राइटर, पोएट जो भी थे, उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की और बहुत सारे बदलाव भी लाए। अगर कुरीतियाँ थी उसकी तरफ आईना भी दिखाने की कोशिश की। तो 19वीं सदी में भारत में आधुनिक भाषा के साहित्य का विकास हुआ। इसके साहित्यिक रचना में धार्मिक विषयों की प्रधानता रही। वे पदों में लिखे जाते थे। अब गद्य को महत्व देने उपन्यास, नाटक, लघु कथा, निबंध जैसी नवीन शैलियों का भी विकास हुआ। इसके विषय मानवीय समस्याओं से संबंधित। फलतः 19वीं सदी का साहित्यिक समाज सुधार, देश प्रेम, राष्ट्रीयता को उभारने का साधन बना। 19वीं सदी में समाज सुधारकों में आधुनिक भारतीय के भाषाओं के साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया। हम कह सकते हैं बंगला गद्य साहित्य को आरंभ करने का श्रेय राजा राम मोहन राय, माइकल मधुसूदन दत्त ने मेघनाद वध में पारंपरिक चरित्रों को नए ढंग से प्रस्तुत कर एक नई परंपरा को जन्म दिया। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आएगा, बंगला गद्य साहित्य को प्रारंभ राजा राम मोहन राय। मेघदत्त वध के रचयिता कौन थे, आप ये भी समझ सकते हैं। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी को आधुनिक बंगला उपन्यास का जन्मदाता भी कहते हैं। आनंद मठ में वंदे मातरम तो राष्ट्रीय ही गान है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक महान कवि और नाटककार, उपन्यासकार, चित्रकार और शिक्षाविद थे। उन्होंने गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शरद चंद्र उपन्यास भी आज सारे भारत में प्रचलित है। तो आपकी लगभग यही बात थी धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में। इनमें आपका क्या क्या रोल था, क्या क्या बदलाव आए, कब कब आए और किन्होंने कितना अपना किस फील्ड में दिया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।